तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे सभी ग्रेजुएट एस्पिरेंट का। जब मैं ग्रेजुएट की बात करता हूं और फ्यूचर ऑफिसर्स की बात करता हूं, सबसे पहले जहन में मेरे आता है सीडीएस, जिसका एग्जाम 21 अप्रैल को आप दे चुके हैं। पहले मेरे जहन में आता है एफकैट, जिसके एसएसबी डेट्स को आप चुन चुके हैं। अहम इन सब के बीच क्या है? अहम यह है कि 21 अप्रैल को सीडीएस का एग्जाम हुआ। अगर आपका ये स्कोर ऑब्वियसली 150 के आसपास आ रहा है तो आप श्योर शॉर्ट है, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, आप रिटर्न क्वालिफाई कर रहे हैं। बट क्या रिटर्न क्वालिफाई कर लेना मात्र एनफ है, या फिर एफकैट की जाके डेट सेलेक्ट कर लेना मात्र एनफ है? अहम तो ये है कि आखिर एसएसबी का हिस्सा होने के बाद, एसएसबी में अपीयर होने से पहले, क्या वाकई में वो रिकमेंडेशन पाने का जो कमिटमेंट होता है, जो जज्बा होता है, जो कॉन्फिडेंस होता है, वो आपके अंदर है कि नहीं है? और उस कॉन्फिडेंस को पाने के लिए एक समय, एक रियल ट्रेनिंग की जरूरत है। अगर आप फौज का हिस्सा बन रहे हैं तो लाजमी सी बात है कि अब एकेडमिक का टेस्ट ना होकर के अब आपकी पर्सनैलिटी की टेस्टिंग है। तो एग्जैक्टली समझना बहुत जरूरी है कि पर्सनैलिटी प्रोस्पेक्ट से सही समय क्या है आपकी शुरुआत करने का एसएसबी प्रिपरेशन के लिए। तो आज इस कड़ी में बहुत कुछ बेहतर ढंग से समझने और इसको बेहतर ढंग से डिस्क्राइब करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं कैप्टन सर। सर बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। और लगातार हम एंट्रीज की बात कर रहे हैं सर, बैक टू बैक, और स्पेशली 90 डेज प्रोग्राम पे हम जोर दे रहे हैं। जो हमारे ग्रेजुएट बच्चे हैं सर, अक्सर मैंने नोटिस किया है कि सर इस बार 457 वैकेंसी सीडीएस के अंदर सर, आईएमए एंड प्लस अगर ओटीयू को मिला दूं सर 395 वैकेंसी सर। मतलब टोटल एनडीए की जितनी वैकेंसी है सर, उतना केवल आर्मी विंग में सीडीएस ने वैकेंसी थी सर। 327 वैकेंसी सर एफकैट 1 में इनके पास है सर। दैट मीन आप सोचिए सर, सिविल सर्विसेज में अराउंड 20 लाख के आसपास कैंडिडेट, मतलब 10 to 20 लाख के बीच में कैंडिडेट्स, 500 सीट भी नहीं है सर अगर टेक्निकली हम आईएएस की बात करें तो ओवरऑल। बट सर अगर हम फौज को देखें तो सर सीडीएस अकेले 450 के अबव, मतलब 1000 सीट तो सीडीएस अकेले क्रिएट कर रहा है साल भर में सर। और आप एफकैट उसके साथ जोड़ दीजिए सर, तो अराउंड आप मान के चलिए 700 सीट्स और सर 1500 के अबव सीट हैं सर ग्रेजुएट लेवल पे इनके पास फौज में जाने के लिए। मतलब इससे ज्यादा अपॉर्चुनिटी कहीं हो ही नहीं सकती है। और ये कॉन्फिडेंट है अपने रिटर्न को भी लेकर के, बट कहीं ना कहीं सर एसएसबी में जिस लेवल ऑफ ग्राफ की सक्सेस हमें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, क्योंकि बच्चों में बहुत सारा डाइवर्जन है सर। वो ये भी एग्जाम दे रहे हैं, वो भी एग्जाम दे रहे हैं, रिटर्न तो कर ले जा रहे हैं, बट सर कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी टेस्ट में आके फेल हो जा रहे हैं। तो बिल्कुल आपसे मैं जानना चाहूंगा, अब जितने भी मेरे एफकैट के और सीडीएस के बच्चे हैं, इनके लिए क्या सुझाव है सर, और आगे इन्हें क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए? सर देखिए, स्ट्रेटजी के से पहले मैं एक चीज़ इनसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि एक जो गोल्डन लाइन है जो हर जो एस्पिरेंट, डिफेंस एस्पिरेंट के जहन में बिल्कुल साफ तौर पे छपी रहती है, डू यू हैव इट इन यू। राइट सर, है ना? अगर आप में है तभी आपने ये एग्ज़ाम दिया था। आपने अभी एक बात कही बीच में कि कई जगह एग्ज़ाम्स अपीयर करते हैं, ये शायद इस वजह से बहुत सीरियस नहीं रहते हैं। मुझे दो चीज़ें समझ में आती हैं यहाँ से, इनके दो अलग अलग पर्सनालिटीज़ दिखते हैं। एक, सोचिए सर कि इतने सारे ऑप्शंस होने के बाद भी एक बच्चा ग्रेजुएशन करने के बाद डिफेंस के लिए पैशनेट है, एग्ज़ाम दिया उसने सीडीएस का, एफकैट का, वो पास होकर के आ रहा है, तो ये तो उसका जुनून दिखाता ही है कहीं ना कहीं। लेकिन अब फिर एक चीज़ आती है कि फिर ये कंसर्न क्यों नहीं होते हैं उतने ज़्यादा, क्योंकि फिर वही एक चीज़ आती है कि क्या इसके अलावा आप और भी एग्ज़ाम्स के पीछे, मतलब जैक ऑफ ऑल ट्रेड बनने की कोशिश कर रहे हैं क्या? है ना? अगर पैशनेट हैं ये कैंडिडेट्स तो फिर मुझे लगता है कि ये फिर बैठ के इंतज़ार नहीं करेंगे। अगर इनके अंदर जुनून जी रहे हैं इसको बिल्कुल, तो फिर ये इस समय इंतज़ार नहीं कर सकते हैं। इनके आंसर की मिला ली होगी, डेट सिलेक्शन लिंक आपको मिल चुका है, डेट सेलेक्ट कर ली होंगी। अब घर से जी, अब तो घर से निकलना पड़ेगा, और जितनी जल्दी आप निकलेंगे, जितनी जल्दी आप तैयारी करेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। ग्रेजुएट लेवल एंट्री है तो बातें इनकी जल्दी समझ में भी आ जाती हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि इन्होंने इतने साल तक जो अपनी लाइफ में देखा है, जो अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, तो ग्रेजुएट लेवल एंट्री में अक्सर देखेंगे सर कि वो कॉन्फिडेंस की थोड़ी सी कमी होती है। राइट, इनमें एक डर सा समाया होता है कि इतने समय तक इनके साथ जो हुआ है, ये उसको ना स्ट्रेस को हैवी, बहुत ज़्यादा हैवी कर लेते हैं। समाज ने इतने थपेड़े मार दिए हैं कहीं पढ़ाई में, कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कहीं 12th के बाद कोई कंपटीशन नहीं निकला होगा, तो वो सारी चीज़ें। और अब ये इतने बड़े हो चुके होते हैं कि परिवार की, समाज की, दोस्तों की अपेक्षाएं ज़्यादा होने लग जाती हैं, और ये दिमाग पे इनके हावी होने लग जाता है। तो एक चीज़ बिल्कुल ध्यान रखिए कि आप जो है, अगर रिटेंशन जो होता है, एक साइकोलॉजी में चीज़ आती है रिटेंशन, तो रिटेंशन ना कैरी करें अपनी लाइफ में।
अगर ये एक बहुत क्लियर चीज समझिए सभी ग्रेजुएट लेवल एंट्रीज के लिए सर, मैं कहना चाहूंगा कि इफ योर पास्ट इज डोमिनेटिंग योर प्रेजेंट, इट मीन्स योर फ्यूचर इज इन डेंजर। ठीक है, अगर आपका इतिहास जो है, आपका पास्ट अगर आज आपके प्रेजेंट पर हावी हो चुका है तो आपका भविष्य खतरे में है। उसको हावी ना होने दें। जो भी आज तक हुआ उसको वहीं छोड़ दीजिए। आज का दिन आज का है और आज नए जुनून से शुरुआत करेंगे, बिल्कुल सक्सेस मिलती है। आप देखिए, जितनी ज़रूरत आपको नौकरी की है उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरत इस ऑर्गेनाइजेशन को उन होनहार ऑफिसर्स की है जिनके दम पर ये ऑर्गेनाइजेशन चलेगी। और उनकी ज़रूरत ज़्यादा है। ये समझना इनके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे इनको लगता है बिल्कुल कि हमें नौकरी की ज़रूरत है सर, एसएसआर को भी ऑब्वियसली जो है, जो वहाँ सेलेक्टर बैठे हुए हैं सर, उन्हें भी एक अच्छे कैंडिडेट की ज़रूरत है। बहुत ज़रूरी है सर ये, क्योंकि देखिए उनके ऊपर बहुत प्रेशर होता है कि ये जो कॉलिंग रेशो डिसाइड हुआ है, उस कॉलिंग रेशो पर अगर हम खरे नहीं उतर रहे हैं तो क्या हो रहा है ना। इतने लोग आए हैं, इसमें से इतने निकालने हैं, तो हमें ये तो नहीं कह सकते कि हिंदुस्तान में पोटेंशियल की कमी है। मगर लोग इतने डरे हुए हैं। ग्रेजुएट लेवल एंट्री सर, देखिए एक सर्वे हुआ था 2021 में, उसको दोबारा फिर 2023 में किया, अगस्त 2023 में। तो 15 साल से लेकर के 24 साल के बीच की उम्र, ये सब लगभग उसी एज के अंदर आते हैं। इंडिया का 86% यंगस्टर जो इस एज के बीच में जीता है वो स्ट्रेस के अंदर है। राइट, ये बड़ी समस्या का विषय है। और फिर आप ये सोचते हैं कि आप अपने डिज़ायरेबल गोल्स को नहीं पा रहे हैं या आप तय नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप स्ट्रेस में हैं। जब तक वो स्ट्रेस आपके दिमाग पे कैरी करेंगे आप, जब तक वो स्ट्रेस आपके ऊपर हावी रहेगा तब तक, क्योंकि यू कैन डू मिरेकल्स इन योर लाइफ बट यू हैव टू कन्वर्ट योर डिज़ायर्स इनटू योर एक्शंस। जब तक अपनी डिज़ायर्स को आप एक्शन में नहीं कन्वर्ट करेंगे तब तक ये डिज़ायर ही रह जाएगी और रादर फिर ये क्या करेंगे सर, ओवर थिंकिंग प्रोसेस में चले जाते हैं। प्रॉब्लम वही है सर। मैं एक एग्जांपल भी देता हूँ सर, एक डर भी जो इनके जहन में है। किसी भी एग्जाम की बात करें इस देश में सर, लाखों लाख कैंडिडेट्स बैठते हैं। सीडीएस का रेशियो इनको देता हूँ सर कि अराउंड 3 to 5 लाख के बीच कैंडिडेट अपीयर होते हैं सर। 6 to 7,000 के बीच कैंडिडेट रिटर्न क्वालिफाई करते हैं सर। अराउंड 4 to 5,000 के बीच कैंडिडेट सर जो है एसएसबी अपीयर करते हैं। उसमें भी समझिए सर 450 के वैकेंसी है। मतलब आप देखें तो कंपैरिजन करिए, मैं परसेंटेज क्या इनको समझाना चाह रहा हूँ। जायज़ बात है, कितना हैवी परसेंट है सर सक्सेस का, और कितनी क्लियर नंबर ऑफ वैकेंसीज है। और साल में आपके पास 2-2 बार मौका है सर, वो चाहे एफकैट को हम देख लें, चाहे हम सीडीएस को उठा के देख लें। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अभी इन्होंने सर आईसीजी-एसी का एग्जाम दिया, ठीक ठाक बच्चों ने क्वालिफाई किया। और आईसीजी-एसी का स्पेशल बैच पूरे भारत में अपने यहाँ ही चलता है, ऑफलाइन में भी सर और ऑनलाइन में भी, दोनों प्लेटफॉर्म पे हम इनको प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी बच्चे मुख्यतः पीएसबी की शुरुआत की हैं। आप देख रहे हैं बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेशन है जी, और बच्चे बड़ी पॉजिटिविटी के साथ आए हैं। मैंने कहा अगर पीएसबी में इतने स्कोर को लेके श्योर शॉर्ट थे, थोड़ा और पहले आ जाते भाई। हाँ नहीं सर, जब रिजल्ट निकलेगा तभी हम चलेंगे। तो ये जो मिथ है ना सर, ये कहीं ना कहीं गलत है। आज सर ग्रेजुएट लेवल पे हम देखें डिफेंस फोर्सेस के अंदर अपॉर्चुनिटीज की, एक बीटेक होल्डर के पास सर 16 अपॉर्चुनिटी है एक साल के अंदर सर, जिसमें 8 उसके पास डायरेक्ट एसएसबी का मौका है। एसएससी टेक 2 बार सर, टीजीसी 2 बार सर, नेवी एसएससी आईटी 2 बार, नेवी आईटी 2 बार, 8 तो ये हो गए सर। सीडीएस भी देगा 2 बार सर, एफकैट भी देगा 2 बार सर, टेक्निकली टीए भी देगा सर, आईसीजी-एसी भी 2 बार देगा और सीएपीएफ भी देगा। और सीएपीएफ भी इस बार सर वैकेंसी भेजा 506 वैकेंसी, अब तक की सबसे हाईएस्ट वैकेंसी है सर। और 4 अगस्त को एग्जाम शेड्यूल है। अब यहाँ टेक्निकलिटी देखिए, मतलब ग्रेजुएट लेवल की क्या सिचुएशन है इस समय सर। अभी इन्होंने अप्रैल में एग्जाम दिया सीडीएस का सर, फैब में इन्होंने एग्जाम दिया सर जो है एफकैट का सर, जिसकी एसएसबी डेट इन्होंने चुनी हुई है। और आईसीजी-एसी का भी एग्जाम इन्होंने टेक्निकली 20 अप्रैल को दिया है। ओके, मतलब 20 या जो है 19 अप्रैल के बीच में, उसका 21 का भी पड़ गया था। तो अब उसका रिजल्ट आ गया, अब उसकी ये पीएसबी फेस करने जा रहे हैं सर। अब सोचिए फिर से सीपीएफ का भी फॉर्म इन्होंने भरा है। 4 अगस्त को सीपीएफ देने जा रहे हैं सर, 18, 19, 20 अगस्त को ये देने जा रहे हैं एफकैट सर, 1 सितंबर को ये देने जा रहे हैं सीडीएस सर, और सितंबर लास्ट में फिर आईसीजी-एसी, और सितंबर में ही सर इनको टीए का भी अपॉर्चुनिटी आने जा रहा है, जो कि फॉर्म मई में इनका अनाउंस हो जाएगा। मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ सर, कितनी अपॉर्चुनिटीज है। अगर आप अपने जुनून से अगर जी लोगे ये कुछ महीने, तो मुझे लगता है कि फिर आपको कोई रोक नहीं सकता है। और असफलता का कोर केवल सर एसएसबी में फेल होना है इनका। मैं ये भी कोर रिटर्न ये कर रहे हैं सर, रिटर्न जबरदस्त क्वालिफाई कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं सर, बट फाइनली एसएसबी में नहीं कर पा रहे हैं। और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है सर कि ऑनलाइन की दुनिया से, बहुत सारी दुनिया से कंफ्यूज हो रहे हैं। जरूरत है इनको एक बार गंभीरता के साथ, जैसे आपने रिटर्न के लिए इतनी मेहनत की, सालों साल आप कर ही रहे हैं इतने सालों से, क्या एक बार सर 90 डेज 3 मंथ सीरियस होकर सर एसएसबी के लिए काम नहीं किया जा सकता है?
करना चाहिए मेरे ख्याल से सर, अगर आदत बदलनी है, क्योंकि आप अभी इतने बड़े हो चुके हैं कि जो आपकी आदतें हैं वो जल्दी छूटेंगे नहीं आपके। आपके मन से जो डर है ना वो निकालना बड़ा चैलेंज होगा। तो आपको उसके लिए समय देना पड़ेगा। अगर आप इस स्ट्रेस से बाहर आना चाहते हैं, आप अपनी हैबिट्स में चेंज करना चाहते हैं, अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करना चाहते हैं, इट विल टेक सम टाइम। आप ओवरनाइट मिरेकल मत एक्सपेक्ट करें कि आप गए कहीं और जा कर के बैठ गए 12-15 दिन के लिए और आपके अंदर सब बदलाव आ जाएगा। जो 12-15 साल आप कॉलेज तक गए तो 15 साल पढ़ाई की जो डर 15 साल तक आपने पाल के रखा था अपने मन में, वो 15 दिन में कहां से गायब हो जाएगा? उसके लिए हमें टाइम चाहिए। और सर ये रिटन एग्जाम होते रहेंगे इनके, जैसे अब इनके दिमाग में है सर मुझे सितंबर फिर एग्जाम देना, अगस्त में फिर से एग्जाम। भाई एग्जाम दो, उसके लिए रोका थोड़ी ना है। बट एसएसबी के लिए भी इस एग्जाम का फायदा क्या निकलेगा जो तुमने दिया है? इसका फायदा तभी है जब आप एसएसबी में फाइनली जाएं। सर आज सिचुएशन क्या है, एफकैट में सबसे ज्यादा सर मेरिट आउट, सीडीएस में सबसे ज्यादा मेरिट आउट। सर मेरिट आउट होने का कारण केवल रिटन एग्जाम नहीं है, इनके अंदर एक जहन में बैठा दिया गया कि रिटन के स्कोर की वजह से मेरिट आउट हो रहे हैं। ये बहुत गलत फहमी में जी रहे हैं सर, ये एसएसबी के स्कोर की वजह से मेरिट आउट हो रहे हैं सर। मैंने भी आपसे एक एनडीए वाला एग्जांपल दिया, मैं सीडीएस का एग्जांपल इनके सामने दूंगा सर। सबसे लोएस्ट कट ऑफ 133 का कट ऑफ मेंटेन करने वाला बच्चा सर रेकमेंड होता है और टॉप 100 में आईएमए में सर अपनी जगह बनाता है केवल सर एसएसबी के स्कोर के दम पे। सर देखिए, ये जो इनको ऐसा लगता है, इसमें एक चीज़ और समझे कि ये ज़्यादातर कैंडिडेट, इनको लगता है कि जो रिकमेंड हो गए वो बहुत पोटेंशियल कैंडिडेट थे। इसको एक और तरीके से समझते हैं सर कि हम लोग जनरली कहते हैं कि एसएसबी का जो सिलेक्शन रेट है वो 3.6% है। लेकिन इस 3.6% में भी सिर्फ 1.25% कैंडिडेट वो होते हैं जो अपने पोटेंशियल से, जिनका प्रेजेंट परफॉर्मेंस ही इतना बेहतर है कि उनको रिकमेंडेशन मिल रहा है। मतलब वो 270 या उसके ऊपर का जो स्कोर होता है मिनिमम रिक्वायर्ड ग्रेजुएट लेवल एंट्री के लिए, उसको 3 से डिवाइड कर देते हैं, 90 ले आते हैं, तो वो अपने पोटेंशियल से खुद खड़ा हो गया। अदरवाइज ये नंबर आपके होते नहीं है। आप डाउटफुल कैंडिडेट होते हैं जिसको कॉन्फ्रेंस में डिस्कस किया जाता है। ऐसे मान के चलिए कि सर अगर 4 बच्चे एक बोर्ड से रिकमेंड हो रहे हैं तो 4 में से शायद एक होगा जो बिना डिस्कशन के रिकमेंड हो जाता है, बाकी 3 वो होते हैं जो डिस्कशन में, और ये सब ग्रेजुएट लेवल एंट्रीज जानते हैं अच्छे से। तो आपके वैसे ही एसएसबी में नंबर उतने ज्यादा मिलते नहीं है, आप उस पे वर्कआउट करिए। एग्जैक्टली, तो ये बड़ा जरूरी है। एंड एग्जैक्टली जब आप हमें समय देंगे, आप बिल्कुल चिंता ना करें रिटन एग्जाम्स की, ये चलते रहेंगे और आप हमारे कैंपस में रह के अपने रिटन पे भी फोकस कर पाएंगे। हम लाइब्रेरी फैसिलिटी दे रहे हैं, डाउट काउंटर्स दे रहे हैं, हम रिटन में भी मदद करेंगे। बट एग्जैक्टली आपको एसएसबी के लिए भी काम करना पड़ेगा। सालों साल आपने रिटन में काम किया है, आप क्वालिफाई कर रहे हैं, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, आप बेहतर हैं। बट अब समय है अपनी पर्सनैलिटी को भी प्रूव करने का कि आप वाकई में फौज के लिए बेहतर हैं कि नहीं है। अंत में दुनिया सर फाइनल रिजल्ट ही देखती है कि उस एकेडमी में आप पहुंचे या नहीं पहुंचे। बाकी काबिलियत चाहे जितनी है वो बीच की प्रोसेस रह जाती है। प्रोसेसिंग और फाइनल आउटकम दोनों में फर्क है थोड़ा सा। तो एग्जैक्टली सर हमें 90 डेज चाहिए आपका, और आइए आप हमारे साथ जुड़िए और मेहनत करिए। आप जितना भी टाइम दें, हमने 90 डेज आइडली रखा है। आप 20 दिन दे रहे हैं, आप 30 दिन दे रहे हैं, आप 35 दिन दे रहे हैं, 45 दे रहे हैं, 2 महीने, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट हमें समय दीजिए कि हम बार बार आपके टेस्ट करके आपकी परफॉर्मेंस को आपको अवगत करा सकें और जो कमियां हैं उन पे आपको काम करके बेहतर करने का। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि सर ये अपने आप को पहचान नहीं पाते। राइट, ये सिर्फ वो रिजल्ट के जो डिज़ायर्स में बैठे रह जाते हैं। एक्शन तो किया नहीं है, तो ये डिज़ायर्स में बैठे रह जाते हैं कि आइडियलिस्टिकली क्या हो सकता है वहाँ पर। बाकी ये अपने आप से अवगत नहीं हो पाते हैं। Exactly. एक बार आप एमकेसी आइए, अपने आप से अवगत हो जाइए पहले, और इनको सर यूट्यूब की दुनिया से भी थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा, बिकॉज वो सच नहीं है जो आप देख रहे हैं। क्योंकि देखिए, आप किसी और की पर्सनालिटी से अपनी पर्सनालिटी को कंपेयर नहीं कर सकते, मैच नहीं कर सकते। जब तक आप इंडिविजुअल वर्क नहीं करेंगे तब तक एसएसबी का गाइडेंस ठीक नहीं होगा। और आप ये समझिए कि जब ये मास ट्रेनिंग का प्रोग्राम हो जाता है, गाइडेंस तो अपनी जगह, मिस गाइडेंस भी चल जाता है, तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है। एंड इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो प्लीज वेलकम फॉर द 90 डेज। बहुत सारी बातें हम शायद करते रहे, खत्म ना हो, बट ग्रेजुएट कैंडिडेट से सर बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशन है, बिकॉज सर ये मैच्योर हैं, सिंसियर हैं, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। क्योंकि सर मैं ऑलमोस्ट इस चैनल से पूरे देश को अवेयर करता हूँ हर एंट्री के लिए, और अब तो मैं बताता हूँ भाई देख इतने मौके हैं, करना पड़ेगा। एक बार सिंसियर, अगर तुमने इतनी मेहनत करके रिटर्न अच्छे से किया है तो एक बार एसएसबी के लिए भी तो बनती है मेहनत। और सर नहीं कर रहे हैं अगर एसएसबी के लिए मेहनत, तो इसका मतलब है जो सपना देख रखा था वो सिर्फ हवा में था। हाँ तो है सर, नहीं कर रहे हैं। एग्जैक्टली, ये ऑनेस्ट बात मैं कह रहा हूं। और अगर वो सपना सच्चा था तो आज आपको मेहनत करने से कोई रोक नहीं सकता। एग्जैक्टली। और ये 90 डेज आइए, हम वादा करते हैं कि आपके श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन, और श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन बैच हम बना ही रहे हैं 90 डेज का, और आप भी समझ पा रहे होंगे गंभीरता से। इतने दिन समय देंगे तो ऑब्वियसली आप बेहतर होंगे और बहुत बेहतर कर पाएंगे।
बाकी कोई क्वारीज हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। हमारी पूरी कोशिश होगी आपको कुछ बेहतर और सही दिशा में ले जाने का। और 90 डेज प्लान ये एमकेसी का प्लान नहीं है, देश में जितने ही बच्चे फौज में अफसर बनने का सपना देख रहे हैं उन सब का ये प्लान है। तो मुझे लगता है कि बड़ी सच्चाई और बड़ी ही ईमानदारी से हमने इसको लाया है आपके सामने, और आप सब इसमें जम के पार्टिसिपेट करिए। बहुत अफोर्डेबल प्राइस में है। आइए लगिए, एक बार मेहनत करते हैं और वाकई में आपका भविष्य और जो आपका सपना है इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करने का उसको पूरा करते हैं। लास्ट सर क्या कहना चाहेंगे ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए सर, लास्ट लाइन? बस इट इज़ टाइम टू टाई अप द लेसेस, है ना। अब कमरा छोड़ करके बाहर निकलने का समय आ गया है। सारे अवसर आपके सामने रखे हैं। अब आपके पास दो काम है, या तो इस फासले को चल करके कम कर लो, तय कर लो, और या फिर बैठे बैठे विचार करते रहो और इस फासले को वैसे का वैसे ही छोड़ो। और थोड़ा सा ऑनलाइन की दुनिया से दूर होइए। एसएसबी बिल्कुल वर्चुअल नहीं है, वो बहुत रियल है और रियल पर्सनैलिटी चाहिए। तो रियल के लिए आपको हमारे साथ आना होगा। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।